चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारी क्लास, अगर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, अगर आपके माइक डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप अपने माइक को ओपन रख सकते हैं। और अगर कोई खतरा है कि कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है बीच में, तो माइक म्यूट कर लेंगे। लेकिन कोशिश करें कि ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पे आप पीसफुली बैठे हो, ताकि ये जो हमारी कोर्स है या स्टडी है, ये प्योर कंसेप्चुअल है। और इसके अंदर जब तक हमारी टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, ना तो मुझे पढ़ाने का मजा आएगा और ना ही आपको पढ़ने में समझ आएगी। तो माइक का ओपन होना एक जरूरी समझ लें कि इसका पार्ट है, लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे। ओके, कुछ डेकोरम सेट करते हैं इस क्लासेस के। तो क्लास के अंदर हमारी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद, कुछ इसके अंदर प्रोफेशनल्स हैं, कुछ इसके अंदर अंडर क्या कहते हैं स्टडी हैं, कुछ हमारी फील्ड की स्टडी के हैं, कुछ हमारी फील्ड की स्टडी से बाहर के हैं, कुछ फ्रेश हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ इसके अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं कि हमें सिर्फ ऑटोमेशन सीखनी है, हमें जस्ट डैशबोर्ड बनाना सीखना है। कुछ इसके अंदर जो है वो एक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक सीखना चाह रहे हैं, कुछ इसमें फाइनेंस पोर्शन के अंदर इंटरेस्टेड है। तो बहरहाल मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ बैठे डिफरेंट स्टूडेंट्स के। तो स्टार्टिंग हमारा इस तरह से होगा कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर वो स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि जिन्होंने पहले जिनको अकाउंटिंग आती है या उनको बेसिक्स पता है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी थोड़ा सा सब्र से काम लेंगे। एंड बिलीव मी, रेस्ट अश्योर, आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ एडिशनल लाजमी सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज, हम प्योरली वर्किंग प्राइमरली अपनी करेंगे गूगल शीट्स के ऊपर। इसके ऊपर करने की दो मेन रीजन है। मैं एक्सेल भी कर सकता था, गूगल शीट पे करने की दो मेन रीजन है। एक्सेल में कदरे आसान है करना चीजें, गूगल शीट में थोड़ा सा मुश्किल है, तो बेहतर ये कि हम मुश्किल चीज करें जिसके अंदर थोड़ी सी हमें चीजें फर्दर सीखने को मिले। और दूसरा, जो आपके साथ शेयरिंग है गूगल शीट की, हमारी यही शीट थ्रू आउट द लेक्चर या थ्रू आउट द कोर्स चलेगी। तो ये आपके पास मुसलसल इसकी एक्सेस रहेगी, मुझे बार बार आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा शीट, और उसके हो सकता है बीच में डुप्लीकेशन हो या कोई चीज मिस हो जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप आगे जा रहे हैं और इंडस्ट्री के अंदर काम करने जाएंगे क्लाइंट्स के ऊपर, तो वहां पे अब जो एक्सेल है प्राइमरली यूज तो होता है, लेकिन एक्सेल से भी ज्यादा यूज होता है गूगल शीट। और यकीन करें, जब आप किसी क्लाइंट पे जाएंगे और वहां पे वो एक्सेल यूज कर रहा होगा और आप उसके अकाउंट को गूगल शीट में ट्रांसफर कर देंगे ना, सिर्फ गूगल शीट, जस्ट कोई बहुत लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर नहीं, तो उसके लिए कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसका फायदा क्या है कि ये बिल्कुल ऑनलाइन है 100%, और इसकी लाइव वर्किंग होती है, सारी रियल टाइम पे वर्किंग हो रही होती है। कोई भी शख्स कहीं पे बैठ के किसी भी जगह से आप इसको एक्सेस कर सकते होते हैं, चीजें अपडेट हो रही होती हैं, सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, ऑटोमेशन इसके अंदर अच्छी है। तो वो तमाम मामला भी हमने इसको ध्यान में रखना है। तो हमारी प्राइमरी वर्किंग गूगल शीट के ऊपर। उसके अलावा इस कोर्स के अंदर तकरीबन हर लेक्चर के बाद हमारी एक प्रैक्टिस हुआ करेगी, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस कोर्स का कोई फायदा नहीं है अगर आपने सिंपल आके लेक्चर लेना है और घर में जाके रेस्ट करना है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फी पे की है, हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस चीज से हमने कुछ ना कुछ फायदा लाजमी लेके निकलना है कि आगे जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ आ रही है वो उसके अंदर हमें फायदा दे। मेरा अपना इंट्रोडक्शन मैं अपना ब्रीफ सा दे देता हूँ, इससे लंबा चौड़ा क्या कहते हैं वो बनने वाली बात नहीं, वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। तो माई सेल्फ हाफिज जुनैद, और मैं तकरीबन इस फील्ड के अंदर, अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर अगर बात की जाए तो 2017 से हूँ। सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, मैं टैक्स, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी एंड ऑडिटिंग, हमारी जो आईटी, इन तमाम चीजों के अंदर मेरी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। और साथ में मैं पैक, जो प्रोफेशनल अकेडमी ऑफ कॉमर्स आपने नाम सुन रखा होगा, उसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर एज अ वाइस प्रिंसिपल भी रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरी मसरूफियत वहीं पे है। उनके साथ मैं सीसीए का और सीए दोनों का मेंटोर भी हूँ। प्राइमरली अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। खैर बरा, तो इतना इंट्रोडक्शन सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है, और इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया कि चलें आपको कॉन्फिडेंस हो कि जिससे आप पढ़ रहे हैं ही इज अ क्वालिफाइड और नॉलेजेबल पर्सन। बाकी इस क्लास के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे टूवर्ड टॉपिक, तो वो तो आप क्लास के अंदर कर सकते हैं, वो आप साथ ही कर लेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आप रोक के रखेंगे क्लास के एंड पे करेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे गाइडेंस चाहिए, आपके अपने सब्जेक्ट हैं, नॉर्मल लाइफ के अंदर चीजें होती हैं, आप जाहिर सी बात है अकाउंटेंसी फील्ड के बंदे हैं, तो आपने हमेशा मुझे ग्रुप के अंदर ऑडियो मैसेज के जरिए व्हाट्सएप करना है। सलाम दुआ पूछने की जरूरत नहीं, हाल वाल डायरेक्ट आपने पॉइंट टू मैसेज करना है, और इंशाल्लाह मैं वहां आपको रिप्लाई करूंगा। कोशिश करें ग्रुप के अंदर ही पूछ लें। अगर आपको कुछ ज्यादा ही लग रहा है कि आप ग्रुप में ज्यादा डिस्कशन करें, इरिटेशन है, आप पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनली में थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, वो एक कमजोरी है, क्योंकि
मेरे नंबर पे इस टाइम मैं खोलूँ तो हजारों मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं, तो वो चैट पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती है। हाँ, ग्रुप्स जो होते हैं ये पिन चल रहे होते हैं, तो इनके अंदर चैट मुझे नजर आती है और मैं उनका रिस्पॉन्स करता रहता हूँ। इस कोर्स के अंदर हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सीखनी है। हमने बुक्स वाली अकाउंटिंग नहीं करनी। हमने क्या कहते हैं रजिस्टर्स के ऊपर या उन चीजों के ऊपर अकाउंटिंग नहीं करनी। हमने अभी तक जो भी किया है उसको हमने एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर हमने पुट करना है। अगर आप एक्सेल के अंदर अकाउंटिंग सीख जाते हैं तो रेस्ट अश्योर के आगे जितने भी ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि क्विक बुक है, जीरो है, जोहो है, ओडो है, यानी कि कोई भी अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपकी वर्किंग ऑलरेडी 60% आप ट्रेंड होगी। 40% हाँ बिल्कुल होता है कि हम उसके थोड़े बहुत मैकेनिज्म डिफरेंट होते हैं, कुछ चीजें उन्होंने ऑटोमेट की होती हैं, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। नहीं तो किसी भी ईआरपी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए आप रेडी। ठीक हो गया। साथ अपने रजिस्टर और नोट्स लाजमी रखेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, शीट आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। मैं शीट का लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सब इसे वहीं से एक्सेस कर सकते होंगे अपने गूगल अकाउंट को यूज करते हुए, जीमेल को यूज करते हुए। क्लास शुरू करने से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं अभी। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है बाकी? जी जी सर। ओके, ठीक है कासिम, चल बाकी भी क्लियर है तो शुरू करते हैं हमारा कोर्स। तो हमारा कोर्स जो है इसका नाम है सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एनालिस्ट या सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एनालिस्ट। इस फील्ड के अंदर एक्चुअली दो चीजें हैं हमारे कोर्स के अंदर। एक अकाउंटिंग का पोर्शन है जिसको हमने रिग्रेसिवली करना है, और एक फाइनेंस का पोर्शन है वो जो एसएमईज के लेवल के ऊपर यूज होता है, कंपनीज के अंदर यूज होता है, आपकी पर्सनल लाइफ में यूज होता है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लेवल के ऊपर यूज हो रहे होते हैं जो कंसेप्ट, वो हमारे इंक्लूड है। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट हमारा अकाउंटिंग होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग अकाउंटिंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। अब यहाँ पे रटी रटाई चीजें या बुक्स वाली या लंबी चौड़ी इंग्लिश के अंदर जो है मैं अल्फाज नहीं यूज करूंगा। हम यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करें, और मैं आपसे पूछूंगा, जहाँ पे आपको पता होगा आपने मुझे लाजमी बोलना है, और जहाँ पे नहीं पता होगा कोई बात नहीं, आप बोंगी भी मार सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गलतियां करते हैं तो बंदा तभी सीखता है। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की तो नॉर्मली हमारे जहन में पैसा, कि यार ये कोई अकाउंट पैसा, क्योंकि हमें पता है बैंक के अंदर हमारे अकाउंट्स होते हैं, जैस कैश के हमारे अकाउंट होते हैं, उनके अंदर हमारा कैश मौजूद होता है। तो अकाउंटिंग कोई चीज ऐसी है जिसका जिसका पैसे का लेन देन से कोई ताल्लुक। एक्चुअली ऐसा नहीं। एज अ अकाउंटेंट कभी भी आपके पास, जब भी आप एम्प्लॉय होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे होंगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा। हमारा काम पैसे के लेन देन से बिल्कुल नहीं हो। बात वही होती है कि हम अकाउंटेंट सारा दिन मिलियंस ट्रिलियंस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और एट द एंड हमारे हाथ में कुछ नहीं। अकाउंटिंग बेसिकली वर्ड निकला है काउंट से। काउंट काउंट माने गिनना। अब गिनने से क्या मुराद होता है? मतलब अगर हमारी क्लास के अंदर 3 बच्चे बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, और मैं कहता हूं कि ये एक बच्चा है, ये दूसरा भी एक बच्चा है, तीसरा भी एक 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 एक, मैं सबको एक एक कर रहा हूं क्योंकि सारे इंडिविजुअली एक एक हैं, लेकिन ये मैं काउंटिंग नहीं कर। काउंटिंग कब होगी? जब मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब गिनना और साथ साथ जमा करते जाना, और ये अकाउंटिंग है। और पूरा कंसेप्ट ही अकाउंटिंग का इसी के ऊपर बेस करता है कि देखो चीजों को गिनना है। अब अगला क्वेश्चन कि हम गिनते किस चीज में? क्या हम वर्ड्स में गिनते हैं या डिजिट्स में गिनते हैं? तो हम डिजिट्स में गिनते हैं। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिजिट्स की शेप में होती है उनको गिनना, उनको जमा करना, काउंट करना कहलाता है, काउंटिंग कहलाता है। अकाउंट का मतलब क्या होता है? गिनना, जमा करना, और उनको लिखते जाना। कहीं ना कहीं पे उनको, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। ओके, तो अकाउंटिंग क्या है? कि चीजों को लिखते जाना,
जमा करके कहीं ना कहीं पे लिखते जाना, अकाउंट फॉल करते जाना। अकाउंट करें जी, मुझे भी इसके अंदर का अकाउंट कर ले, अकाउंट फॉल करना, लिखते जाना। अब अकाउंटिंग मैथ से बहुत डिफरेंट है। मैथ एक और चीज है, अकाउंटिंग एक चीज और चीज है। नॉर्मली हमारे जहन में ये कंसेप्ट होता है कि शायद मैथ के बैकग्राउंड से होंगे तो उनको अकाउंटिंग अच्छी समझ आएगी, नहीं, एक प्योरली अलहदा से फील्ड है। अकाउंटिंग की प्रॉपर कंसेप्ट क्या है कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिनको हमने क्या करना है, जमा करना है और उनको लिखते जाना है। क्यों? अगला क्वेश्चन है कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अकाउंटिंग का वर्ड एक और जगह से भी निकला है और वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो मुझे बताएगा? अकाउंटेबिलिटी का मतलब? हिसाब लगाना, ना हिसाब करना। ना 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 ना, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का तखमीना, मतलब नहीं। तखमीना लगाना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, हाँ जी, एहतसाब, मतलब जवाबदेह होना, किसी को आंसरेबल होना, अकाउंटेबिलिटी। अब यहां पे एक कंसेप्ट समझना जरूरी है कि कौन किसको अकाउंटेबल हो रहा है, किसने जवाब देना है, किसको जवाब देना है, क्यों अकाउंटिंग की जा रही है, आखिर वजह क्या है। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम नॉर्मली देखते हैं कि क्योंकि हमारा ज्यादातर छोटा मोटा वास्ता पड़ता है शॉप्स के अंदर, रिटेल शॉप्स होती है हमारे मोहल्ले में, वहां पे जाते होते हैं, वहीं पे देखते हैं कि जो ऑनर है वही उसका बिजनेस है, वही चला रहा है, सारा हिसाब किताब उसके पास है, शाम को उसने पैसा उठाना है, जेब में डालना है और चले गया। मतलब सुबह आके उसी पैसे से उसने चीजें करनी है, शाम को उठाना है और जेब में डाल के चले गया। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बिजनेस लेवल की। तो पहली चीज, अकाउंटिंग होती किसकी है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और दूसरी चीज किसकी होती है? बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है। अब एक कंसेप्ट यहां पे आता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ये कंसेप्ट है, ये जहन में रखना है आपने, ये कोई मैं इस तरह की चीज नहीं कर रहा कि आपको सारी जिंदगी जहन में रखने, मेरे स्पेलिंग को आपने इग्नोर करना है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट, ये कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ऑनर एक अलहदा पर्सनैलिटी है और बिजनेस एक अलहदा पर्सनैलिटी, ये दो टोटली सेपरेट चीजें, ये सेम नहीं है। मतलब कि अगर एक बिजनेस है और उसमें ऑनर खड़ा होकर उस बिजनेस को खुद ही चला रहा है तो हम फिर भी ये नहीं कहेंगे कि ये सेम चीज है। देखिए, आप घरों के अंदर रहते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाड़ी वाला आया और दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि जनाब, मैं ये जो पापड़ हैं ये शॉप पे सेल करता हूँ, सप्लाई करता हूँ, आप भी अपने घर में रख लें और इसे सेल करें? ऐसा होता है? हम्म? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वजह, हाँ, अगर आपने एक शॉप खोली और शॉप के ऊपर जाके खड़े हैं तो वहां पे आ जाएगा वो बंदा, सप्लायर आएगा और वो कहेगा कि ये चीज है, मैं सेल करता हूँ, मैं आपकी शॉप पे रखवाना चाहता हूँ। आपके घर में कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मसला ये हुआ कि देखिए, वो जो सप्लाई कर रहा है वो आपको नहीं कर रहा, वो सप्लाई किसको कर रहा है? आपकी उस शॉप को कर रहा है। यहां से कंसेप्ट समझें कि जो ऑनर है उसकी इट सेल्फ अलहदा से एक पहचान है, वो घर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन जो लेन देन हो रहा है वो ऑनर के साथ नहीं हो रहा, वो किसके साथ हो रहा है? बिजनेस के साथ हो रहा है, चाहे वहां पे भी ऑनर ही खड़ा है। लेकिन अगर वही ऑनर घर में बैठा होगा तो क्या वो सप्लायर आके उसको घर में चीज बेचेगा? नहीं बेचेगा। तो ये कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है कि एक ऑनर होता है और एक बिजनेस, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ऑनर का काम क्या होता है? ऑनर का काम होता है को बिजनेस को बनाना। और ये अब लाइन याद रखिएगा, बिजनेस फॉर्मेशन, बिजनेस को बनाना, और प्राइमरली उसके अंदर क्या बनाना? पैसा इन्वेस्ट करना, बस। ज्यादा इसके अलावा ओनर का कोई काम नहीं होता बिजनेस के अंदर। और फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपने, जब मैं बिजनेस का नाम लूं तो आपने किसी छोटी सी शॉप के अंदर नहीं घुस जाना, आपने एक बड़ी कंपनी का सोचना, एक ऑर्गेनाइजेशन का सोचना जो प्रॉपर चल रहा है। ऑनर का काम होता है बिजनेस बनाना, जबकि बिजनेस चलाना काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है, यानी कि एम्प्लॉयज का होता है।
ओनर का काम नहीं है बिजनेस चलाना। अगर ओनर बिजनेस चला भी रहा है तो भी वो एज अ एम्प्लॉय की कैपेसिटी में चला रहा होता है, एज अ एम्प्लॉय की कैपेसिटी में होता है। वो एज अ ओनर वहां पे नहीं खड़ा होता कि मैं ओनर हूं। अगर एक शॉप है आपकी और आपने एक शॉप बनाई और वहां पे जाके सुबह टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाए जी मैं तो ओनर हूं, मैंने कोई काम नहीं करना, क्या बिजनेस चल जाएगा? नहीं। बल्कि आपके पास कोई चीज लेने आएगा, आप उठेंगे उसे देंगे, फिर नया सामान डलवाना है, लोडिंग है, अनलोडिंग, आप सारे काम कर रहे होंगे। तो ये ओनर का काम नहीं होता, ये तो मैनेजमेंट का काम होता है, एम्प्लॉयज का काम होता है। तो लिहाजा ओनर का काम सिर्फ क्या है? बिजनेस बना देना। और बिजनेस बनाने में भी प्राइमरी काम क्या है? पैसा इन्वेस्ट करना। बिजनेस को चलाना काम किसका है? मैनेजमेंट। तो पैसा किसका होता है जो बिजनेस में लग रहा होता है? ऑनर का। और उस पैसे को यूज कौन कर रही है? बताएं जी, साथ साथ बोले। उस पैसे को यूज कौन कर रही है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिजनेस चला रही है, इंप्लॉइज बैठे हुए हैं, वो सेल कर रहे हैं, वो परचेज कर रहे हैं, वो चीजें खरीद रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो लिहाजा नहीं तो सर, जी 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 जी। सर ये अब जो शॉप्स हैं छोटी, जैसे हम्म, मोहल्ले में होती है, या जिसपे सिर्फ सिंगल ओनर, या हम्म, फिर वो हम्म, अकेला चला रहा है, या उसने हम्म। एक दो एम्प्लॉयज रखे हैं, तो वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता। नहीं, वो बिजनेस ही है। अब मैं आपको उसका कंसेप्ट समझाता हूं कि देखें, अगर एक ऑनर बिजनेस को चला रहा है तो वो ऑनर की कैपेसिटी में नहीं चला रहा। तो मैं आपको इसके एक एग्जांपल सुनाता हूँ। हमारे स्कूल थे, मतलब स्कूल था, उसके अंदर टीचर जो थे वो प्रिंसिपल थे, वो रिटायर हो गए। तो जो सबसे सीनियर टीचर थे ना, उनको उस वक्त उनका एक्टिंग चार्ज मिल गया कि आपने ना साथ में प्रिंसिपल की पोस्ट को भी देखना। अब होता क्या था कि वो क्लास में बैठ के ना छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते थे, अपनी एप्लीकेशन लिखते थे कि मुझे छुट्टी चाहिए, कोई काम है, और बच्चे को देते थे कि जाओ प्रिंसिपल के डेस्क के ऊपर रख के। बच्चा जाता था प्रिंसिपल के ऑफिस में, उनके डेस्क पे रख के आता था। बाद में वही जाते थे प्रिंसिपल के ऑफिस में और वहां पे बैठ के उस एप्लीकेशन को अप्रूव करके छुट्टी दे देते। देखें, अब एक बंदा, दो रोल है। जब वो क्लास में पढ़ा रहे थे तो वो क्या थे? एज अ टीचर। जब प्रिंसिपल के ऑफिस में गए तो वो क्या बन गए? एज अ प्रिंसिपल। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि एक ऑनर अगर बिजनेस को चला भी रहा है, बीच में खड़ा है, एक दो एम्प्लॉयज रखे हुए, तो वो फिर एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है। अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी कर ले तो ओनर ये नहीं कहेगा कि भाई इसकी जगह पे दूसरा बंदा रखो, मैं तो नहीं काम कर सकता। ओनर एम्प्लॉय उसकी जगह पे काम करना शुरू कर देता है, ओनर उसकी जगह पे, वो दिन से बहाल है। इसी तरह जब हम सही। आप आगे जाएंगे, कंपनी का केस देखेंगे, तो कंपनी में जो मैनेजमेंट होती है उनको डायरेक्टर्स कहते हैं। और डायरेक्टर्स ऑनर में से ही होते हैं। जो कंपनी के ऑनर होते हैं उन्हीं में से डायरेक्टर सिलेक्ट किए जाते हैं। हो सकता है एक कंपनी के 5,000 ऑनर, डायरेक्टर उसके साथ बनेंगे, वो उसी कंपनी के ओनर्स में से डायरेक्टर। अब जब वो शेयर होल्डर की या ओनर्स की मीटिंग में बैठते हैं तो जितना बड़ा उसका शेयर होता है बिजनेस में, उतने ज्यादा वोट होते हैं, क्योंकि वहां पे वो एज अ ओनर बैठा होता है। लेकिन जब वो डायरेक्टर की मीटिंग में बैठते हैं मैनेजमेंट की, तो वहां पे उसके पास सिर्फ एक वोट होता है, जो हर डायरेक्टर के पास होता है। चाहे कोई छोटे शेयर वाला डायरेक्टर बैठा है, कोई बड़े शेयर वाला डायरेक्टर बैठा है। क्यों? अब डायरेक्टर कंपनी चला रहे हैं और वो एज अ मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, तो एज अ एम्प्लॉय है वहां पे, उसके पास ओनरशिप वाले कोई राइट्स मौजूद नहीं होते। बस ये कंसेप्ट है। तो मैं समझा रहा था कि अकाउंटिंग करते क्यों है, कि बिजनेस बनाता ओनर है, पैसा ओनर का होता है, आगे चला मैनेजमेंट रही होती है, और सारे पैसों का यूज कौन कर रही होती है? मैनेजमेंट कर। तो जब मैनेजमेंट पैसों का इस्तेमाल कर रही है तो उसने उस पैसों का हिसाब किताब ओनर को देना होता है कि नहीं देना होता? बिल्कुल देना होता है। तो वो हिसाब किताब ओनर को कैसे दिया जाता है? अकाउंटिंग करके। ठीक है? मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए ओनर को उसके पैसे का हिसाब किताब देने की पाबंद होती है या अकाउंटेबल होती है। अब आपको समझ आया कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी जी सर। ठीक है। जहां पे मसला मुझे रुकिएगा। तो अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि बिजनेस के पास जो पैसा होता है वो ओनर का होता है, ओनर की अमानत है, बिजनेस यूज कर रहा है। बिजनेस का, जब मैं बिजनेस का वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब उसकी मैनेजमेंट, वो चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हर चीज हो रही है। तो उसका हिसाब किताब ओनर को देना होता है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी आती है। आपके पास अमानत थी तो आप उसको अकाउंट बना के हिसाब दें। ये एक कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए, क्या हिसाब किताब रखना कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज है? या बिजनेस के अंदर
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, ऑपरेशंस वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, बहुत सारे। और हर डिपार्टमेंट के अंदर पैसा यूज हो रहा होता है, और हर डिपार्टमेंट का मैनेजर भी होता है। हम जिस तरह अपने घर का हिसाब रख रहे होते हैं, तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या अपने डिपार्टमेंट का हिसाब किताब नहीं रख सकता? तो इसमें रख बड़ा मसला सकता है। है। रख सकता है, हम सब अपना रखते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है कि अकाउंटेंट की क्यों जरूरत पड़ जाती है? हाँ जी, अकाउंटेंट की क्यों इतनी लंबी चौड़ी कॉस्ट के ऊपर रखा जाता है? उसकी रीजन है। और यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होगा जो मैंने शुरू में बताया था कि एज अकाउंटेंट हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं होता। हम सिर्फ चीजों को लिख रहे होते हैं, पैसा सिर्फ फाइनेंस वालों के पास होता है। उसकी रीजन ये होती है कि जिस शख्स के हाथ में पैसा है, अगर उसे ही कहोगे कि मुझे हिसाब किताब दे, तो क्या इस चीज के चांसेस हैं कि नहीं वो गलत हिसाब किताब दे? हाँ जी, क्या इस चीज के चांसेस हैं कि वो हिसाब किताब गलत दे सकता है? बिल्कुल है, क्योंकि उसके हाथ में पैसा है। वो हो सकता है 2,000 की चीज खरीद के और कहे कि मैंने 4,000 की खरीदी है। 300 की चीज सेल करे, कहे नहीं जी 150 की सेल हुई है, क्योंकि पैसा उसके पास है, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। अगर वो चीजें कम बताएगा तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। लेकिन हम अकाउंटेंट जो बैठे होते हैं, क्या हमारे पास कोई पैसा होता है? नहीं। अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी ने 2,000 की परचेज की है और वो क्या हमें आके कहता है जी मैंने 4 की है, मैं क्यों लिखूंगा अपने हिसाब किताब में एज अकाउंटेंट किसी ने 4 किया, मैं उसके साथ क्यों मिलूंगा? मुझे क्या फायदा है? क्या मेरे पास कोई पैसा है? क्या मुझे कोई फायदा होना है? नहीं होना। तो लिहाजा अकाउंटेंट इसलिए रखा जाता है कि नंबर वन, एक तो हिसाब किताब मेंटेन हो, और नंबर टू, सही हिसाब किताब मेंटेन हो, उसके अंदर कोई गलती ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई एरर ना हो, कोई ओमिशन ना हो। इस वजह से अकाउंटेंट्स को अलहदा से रखा जाता है कि भाई देखो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कोई डायरेक्ट पैसा नहीं आएगा, तो ये चांसेस कम है कि तुम किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। तो लिहाजा ये हिसाब तुमने रखना है। अगर वो हर डिपार्टमेंट के अपने मैनेजर को कह दें कि तुम हिसाब किताब रखो, तो इस चीज के बहुत चांसेस हैं कि वो बीच में घपले करेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट होना है वहां से, पैसों से। इस वजह से नॉर्मली हम अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्ट हेटेड पर्सन होते हैं। हम जब बैठे होते हैं अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो कोई भी हमारे सामने बिल आता है, हम कहते हैं ये 2,000 का है, कहता है जी, हम कहते हैं इसके पीछे एविडेंस क्या है, ये क्यों हुआ है, ये तो 1,800 का भी हो सकता था, कितने लोगों से आपने कोटेशन ली। तो वो समझते हैं शायद हम उस पर शक कर रहे होते हैं। एक्चुअली हम शक नहीं कर रहे होते, बल्कि हम शक ही कर रहे होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमने अपने आप को सिक्योर करना होता है और चीजें ठीक लिखनी। तो एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ, अकाउंटिंग क्या होती है। दूसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्यों की जाती है अकाउंटिंग। और तीसरा कंसेप्ट हुआ कि सिर्फ अकाउंटेंट ही क्यों जरूरी होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, कोई चौथा बंदा तो खुद लोग क्यों नहीं कर सकते। अब अगला क्वेश्चन, ये हिसाब किताब रखना किस किस चीज का है? एक तो हमें पता चल गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, फॉर होम अकाउंटिंग के लिए जाता है। पहला क्वेश्चन था अकाउंटिंग होती किसकी है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटेंट की क्यों जरूरत है? जी बिल्कुल, हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है हिसाब किताब के। अकाउंटिंग किसके लिए की जाती है? अगला क्वेश्चन, प्राइमरली देखें, जब हम हिसाब किताब रख लेते हैं किसी बिजनेस का, उस हिसाब किताब के बहुत सारे बेनिफिशियरी होते हैं, बहुत सारे लोगों ने यूज करना होता है, लेकिन प्राइमरली हम किसके लिए कर रहे होते हैं? हाँ जी, प्राइमरली ऑनर के ऑनर लिए। को जवाब, बिल्कुल, क्योंकि हमने जवाब किसको देना है? जिसका पैसा है। ऐसी बात है। प्राइमरली हम किसके लिए कर रहे जी। होते हैं? ऑनर के लिए। ऑनर के लिए। ऑनर के लिए कर, एग्जैक्टली ऑनर के लिए। तो जब हम ऑनर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑनर हिसाब किताब में हमसे क्या क्या मांग सकता है। ऐसी बात है ना? हाँ अगर जी। हमें पता नहीं है कि वो क्या क्या मांग सकता है, हम सारा कुछ लिखने बैठ जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो किसी डिफरेंट तरतीब से मांग सकता है, किसी डिफरेंट तरतीब से मांग सकता है। तो जब हमें पता है कि हमने अकाउंटिंग किसने के लिए करनी है, वैसे इसका लिए वर्ड यूज होता है स्टेक होल्डर्स का, लेकिन अभी के लिए आप यही समझें कि प्राइमरली हमने ऑनर्स के लिए करनी है। अब अगला क्वेश्चन कि हमने फिर कौन कौन सी चीजें कवर करनी होती हैं कि जो हम ऑनर को बताएं, ऑनर के क्वेश्चन क्या होते हैं हिसाब किताब के हवाले से। तो बेसिकली ऑनर के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले देखें, ऑनर को अकाउंटिंग से फर्क नहीं पड़ता।
आप किसके अंदर 50 लाख का प्रॉफिट निकाल दें, 20 लाख का प्रॉफिट निकाल दें, 2 लाख का लॉस कर दें, ऑनर को फर्क नहीं पड़ता। ऑनर बड़ा सीधा साधा सिंपल सी चीजों के ऊपर बिलीव करता हूँ। पहली चीज, कितना लगा कि भाई मुझे ये बताओ हमारे पैसे लग कितने गए। दूसरी चीज, कितना कमाया, कि भाई जो पैसा लगाया है उसको कमाया कितना, उसमें से हमने उसको लगा के हमने अर्न कितना किया। तीसरी चीज, कितना बचाया, मतलब इसमें हमारी बचत कितनी थी। कितना लगाया था उसको लगा के हमने कितना कमाया था, उसमें हमारी बचत कितनी थी। और अगली चीज, क्या बनाया। ऑनर सिर्फ प्रॉफिट से नहीं देख रहा होता, बल्कि वो ये भी देख रहा होता है कि बिजनेस की कंडीशन क्या है, बिजनेस ग्रो कितना कर रहा है, बिजनेस की वर्थ कितनी बढ़ रही है। तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्या बनाया। ये ऑनर के बिजनेस से क्वेश्चंस होते हैं। कितना लगाया, कितना कमाया, कितना बचाया और क्या बनाया। तो अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम इन सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। इन सवालों का हम उसको क्या कर रहे होते हैं, ऑनर को आंसर कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स बना के, रिपोर्ट्स बना के, फॉर्मेट्स बना के। ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इनके लिए जो हम रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं, इन 3 क्वेश्चन के लिए उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इन 3 क्वेश्चन हम जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर इन 3 क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ हम एक रिपोर्ट के अंदर देते हैं। अगर ये 3 क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं, तो कितना लगाया का मतलब होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब हमारा खर्चा कितना हुआ। देखिए, पहले हमेशा एक्सपेंस होता है, बाद में हमेशा इनकम आता है। मतलब अगर आपने कोई शॉप खोलनी है तो पहले चीजें खरीदेंगे ना, बाद में ही बेचेंगे। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि आप पहले बेचें और बाद में खरीदें। नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा पहले क्या होगा, क्वेश्चन कितना एक्सपेंस लगाया, का। एक्सपेंस का। दूसरा, इसको लगा के हमने कमाया कितना, उसको हम कहते हैं इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 लाख की चीज लाए थे और आपने 10 लाख की बेची। एक्सपेंस कितना था, 5 लाख। 5 लाख। इनकम कितनी थी, दस 10 लाख। लाख इसमें आपको बचत कितनी हुई है भाई, 5 लाख की। 5 लाख की। ये आपकी क्या चीज होती है, प्रॉफिट। ऐसी बात है। जी। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। जी जी सर। तो लिहाजा ये हमारे 3 क्वेश्चंस हम एक स्टेटमेंट के अंदर बना के देते होते हैं इसका आंसर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम भी कहते हैं। ये थ्योरी की चीजें हैं, ये नोट्स में आपको मिल जाएंगी, बात खत्म। हम थ्योरी में यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपने वहां पे पढ़ लिया। तो 3 क्वेश्चंस का आंसर हो गया। ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, क्या बनाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, फॉर एग्जाम्पल, आप माशाल्लाह क्वालिफाई कर गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए, आपकी ठीक ठाक जॉब लग गई, सैलरीज हैं, सारा कुछ है, आपकी इनकम आ रही है महीने की, आपके खर्चे हो रहे हैं, और उसमें से कुछ ना कुछ आप सेविंग भी कर रहे होंगे। ऐसी बात है। 2 साल गुजरे, आपने एक प्लॉट लिया। ऐसी बात है, आपसे के 50 लाख का आपने एक प्लॉट लिया। कोई आपसे आके पूछेगा, हाँ जी बताएं, आज आपकी वर्थ कितनी है, आज तक आपने क्या बनाया है, ये कितने का बनाया है। देखें, जब हम कहेंगे ना घर बनाया है, तो ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज नहीं। अकाउंटिंग की लैंग्वेज हमेशा फिगर्स में होती है, वर्ड्स में नहीं होती। तो मैं आपसे पूछूंगा, जी आपने क्या बनाया है, आज तक आपने क्या बनाया है। आप ये नहीं कहेंगे घर बनाया, आप कहेंगे हाँ जी 50 लाख की सेविंग है। ऐसी बात है। लेकिन अगर आपने किसी को 10 लाख देने भी हैं, किसी से कर्जा लिया हुआ है, तो मुझे बताएं कि अब आपकी टोटल सेविंग कितनी है। 40 लाख। अब 40 है। बेसिकली क्या बनाया का जो क्वेश्चन होता है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेट वर्थ। इंग्लिश में, वर्थ। अकाउंटिंग में नहीं, क्या कहते हैं, नेट वर्थ। नेटवर्क। नेटवर्थ।
नेटवर्थ का मतलब क्या है कि आपके पास आपने जो चीजें बनाई हैं वो, उसमें से वो चीजें जो आपकी नहीं है उसको निकाल के आपने बताया। जो चीजें आप अपनी बनाते हैं, जिनको यूज कर रहे हैं आप, जिनसे बेनिफिट ले रहे हैं, उन एक चीजों चीज को को हम मैं कहते हैं। ऑन करता हूँ। जी, कहां से आपको फायदा मिल सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसेट्स। नेटवर्क एसेट्स। 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 और जो चीजें किसी और की आपके पास पड़ी हुई है, से के 10 लाख रुपए, ये 50 लाख का आपने घर बनाया था, 10 लाख किसी और से लिया था ना, आपके जी। ऊपर कर्ज था ना, किसी ने देने थे। तो जो चीजें किसी और की पड़ी हुई है उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कहते हैं। तो आपकी नेटवर्थ क्या बनी? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ऐसी बात है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज। और जो नेटवर्थ का अकाउंटिंग के अंदर लफ्ज यूज होता है, नेटवर्थ का अकाउंटिंग के अंदर वर्ड यूज होता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल। तो कैपिटल हमेशा इक्वल होता है किसके? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। क्लियर हुआ? जी। ठीक है। कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज। इस इक्वेशन को आप किसी भी फॉर्म में लिख लें, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज कर लें, लाइबिलिटी उधर उठा जाए, एसेट इधर उठा के ले आए, इनमें से कोई भी फिगर आप घुमा फिरा लें, ये मैथ का हमें रूल पता है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो बेसिकली चौथा क्वेश्चन ऑनर का क्या होता है? क्या बनाया? नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो चीजें आपकी हैं उसमें से लेस कर दें जो चीजें आपकी नहीं है, किसी और की। एसेट्स, जो टोटल आपके पास चीजें पड़ी हैं उसमें से माइनस कर दें वो चीजें जो आपके पास नहीं है, तो उसे हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कहते हैं। और इसके लिए जो वर्ड यूज होता है इस पूरी इक्वेशन के लिए, इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। शाबाश, अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम जिस रिपोर्ट के अंदर बना के देते हैं, इस रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट में इन तीन चीजों का आंसर हम देते थे, उस रिपोर्ट को क्या कहते थे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और जिसके अंदर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे उस रिपोर्ट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसका दूसरा नाम यूज होता है बैलेंस शीट। ठीक हो गया? समझ आ गई बात? सर एक चीज पूछनी है, लाइबिलिटीज में जैसे अब मैं गाड़ी ऑन करता हूँ या मैं मोबाइल फोन, मेरे पास एक मेरा अपना जाती है और एक एक्स्ट्रा अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वो भी लाइबिलिटीज में आएगा, और या गाड़ी जो है। देखें, ऐसे लाइबिलिटी की हमने डेफिनेशन आगे जाके करनी है, लेकिन जनरली मैं भी आपको बता देता हूँ। एसेट हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में फायदा दे रही हो उसे हम एसेट कहते हैं। और लाइबिलिटी हर उस चीज को, हर उस रिसोर्स को, हर उस ऑब्लिगेशन को कहा जाता है जिसमें हमें फ्यूचर में नुकसान हो, मतलब हमारे बेनिफिट्स आउटफ्लो हो, किसी को कोई चीज वापस करनी पड़े। आगे बात। अगर जी। तो मोबाइल आपके पास है, आप उसे यूज कर रहे हैं जी। और आगे भी उससे इस्तेमाल से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, हाँ जी। वो आपका एसेट है। लेकिन अगर उस मोबाइल में से आपने 50,000 का मोबाइल लिया था, 50,000 का आपका एसेट है, लेकिन 10,000 किसी से उधार लिए थे, अब इस पूरे 50,000 के मोबाइल में से कितना हिस्सा है जो फ्यूचर में आपका आउटफ्लो हो जाना है? 40,000। ना, आउटफ्लो होना है। 40 तो आपका है ना। 10,000। 10,000, 10,000। ये सिर्फ लाइबिलिटी कितनी है इसमें? 10,000। समझ आ गया? मोबाइल जी जी पचास सर। हजार का पूरा आपका एसेट है, इसमें से कितना आउटफ्लो हो जाना है फ्यूचर में? नुकसान कितना हो जाना है हमें? 10,000 हमने देना है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? हाँ जी। लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी उस चीज को कहा जाता है जो आपकी ना हो, फ्यूचर में आपको वापस करनी पड़े, और वापस करने का मतलब पैसे, उस पैसे या कोई भी चीज उसके बदले में आपको देनी पड़े। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। समझ आ गई बात? चले, ये जी। इसमें मीटिंग का 1 मिनट रह गया।
तो ये हमने देख लिया फॉर होम कि हम अकाउंटिंग करते किसके लिए हैं, ऑनर के लिए। और जब हम ऑनर के लिए कर रहे हैं प्राइमरली, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या क्वेश्चन होंगे। तो ये हमने उसके 4 क्वेश्चन निकाले और फिर हमने देखा कि हम इनका जवाब इसको किस किस फॉर्म के अंदर दे सकते। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? अब हम थोड़ा सा अकाउंटिंग पे चलते। देखिए, अकाउंटिंग किस चीज की होती है, जरा मुझे बताएं। अकाउंटिंग किस चीज की होती है? पैसे की, इसकी पैसे की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। और किसके पैसे की? ऑनर के पैसे की, किसके अंदर है जो? बिजनेस में। बिजनेस के पास। तो एक चीज, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की होती है। आपकी मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अकाउंटिंग नहीं हो सकती। अकाउंटिंग किसकी होती है? हमेशा बिजनेस की होती है। और बिजनेस बिजनेस की की भी किस चीज की होती है? सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल डाटा की। इंफॉर्मेशन। बिजनेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। एम्प्लॉयज के अटेंडेंस के रिकॉर्ड हैं, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं, हमारे पास सेल्स के कंट्रैक्ट होंगे, परचेज के कंट्रैक्ट होंगे, हमारे पास कोटेशंस होंगी, इनवॉइसेस होंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। लेकिन अकाउंटिंग सिर्फ किस इंफॉर्मेशन की होती है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है। शाबाश। तो लिहाजा अब आप अकाउंटेंट हैं। आज के बाद आप अज्यूम करेंगे कि आप क्या हैं? अकाउंटेंट हैं, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हमारी सर्टिफिकेशन के अंदर भी सी आता है। और आप एक बिजनेस के अंदर बैठे हो, ऐसी बात है। आपको अपना डिपार्टमेंट दे दिया गया, आप उस डिपार्टमेंट के अंदर बैठे। अब आपने करनी है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग किस चीज की होनी है? पैसे की। क्या पैसा आपके पास होगा? नहीं, पैसा मेरे पास नहीं है। पैसा आपके पास नहीं होगा। आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आप किस चीज की अकाउंटिंग करेंगे? कोटेशंस की और बिल या इनवॉइसेस। हाँ, ठीक है। अगर एडवांस लेवल का आंसर हो तो यही है। आप बेसिकली अकाउंटिंग करेंगे बाकी पूरी बिजनेस के अंदर जहां जहां पे पैसा यूज हो रहा है। ऐसी बात है, कहीं पे सेल हो रही जी होगी, कहीं पे परचेज हो रही होगी, कहीं पे मार्केटिंग पे पैसे लग रहे होंगे, कहीं पे एम्प्लॉयज को सैलरीज पे हो रही होंगी, कहीं पे एसीज लग रहे होंगे, कहीं पे कुछ हो रहा होगा। मतलब बाकी डिपार्टमेंट के अंदर जो पैसे खर्च हो रहे होते हैं उनका हिसाब किताब आपने रखना है। ऐसी बात है, जी। समझ आ गया? तो एक्सपेंस और अकाउंटिंग। इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग होती है। जी जी, सॉरी। एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए जी जी। कितना एक्सपेंस किया है, क्या चीज हमने परचेज करी, क्या और एक्सपेंस के लिए क्या चीज हमने सेल करी। हम्म हम्म। इनकम इनकम और एक्सपेंस के लिए अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग सिर्फ इनकम एक्सपेंस की नहीं होती। अकाउंटिंग इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इन 5 चीजों की जी होती जी। है। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। प्रॉफिट अभी मैं बीच में कैलकुलेट नहीं कर रहा, इंक्लूड नहीं कर रहा। उसकी रीजन आगे चल के थोड़ा सा एडवांस जब हम हो जाएंगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा। 5 चीजों की अकाउंटिंग हम कर रहे होते हैं: इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम अपने डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और बाकी सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खर्चे हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीजें खरीदी जा रही हैं। तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? हम तो अपने डिपार्टमेंट में बैठे हैं। क्या हम सारों डिपार्टमेंट में जाकर उनसे पूछेंगे भाई क्या किया तुमने आज, तुमने क्या किया आज, तुमने क्या किया? ऐसा? ये उनका मैनेजर हमें फोन करके बताएगा कि जनाब आज मेरे पास 2 गेस्ट आए थे, मैंने 2 कप चाय मंगवाई है, इसे रिकॉर्ड कर लो? ऐसा होगा? नहीं। अगर हम इस तरह से अकाउंटिंग करेंगे तो फिर हम ये कैसे साबित करेंगे कि जो चीजें हम लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं? मैनेजर अगर हमें, एचआर का मैनेजर फोन करके कहता है भाई आज मेरे 2 गेस्ट आए थे, मैंने उन्हें 2 चाय पिलाई, हाउ वुड यू बिलीव कि उसने 2 ही ली है? हो सकता है उसने कोई चाय ना पिलाई हो। तो हमारे पास क्या आती हैं? हमें चाहिए होती है एविडेंस। अकाउंटिंग करने के लिए हमें चाहिए होती है एविडेंस कि क्या ये वाकई ही काम हुआ है या नहीं हुआ। और उसके लिए हमें चाहिए होती है एक डॉक्यूमेंट।
कोई भी बिजनेस के अंदर पैसे का लेन देन होगा तो ये लाजमी होता है कि उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लाजमी बनाई जाती है। और अकाउंटेंट के पास पैसा नहीं आता, मैनेजर नहीं आता, बल्कि क्या आती है, वो डॉक्यूमेंट आती है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट किस वक्त बनाई जाती है? हाँ जी, डॉक्यूमेंट जब किस वो वक्त काम बनाई जाती होगा। है? जब वो काम होगा। और वो जो काम हो रहा होता है, उस काम होने को क्या कहा जाता है? उस काम होने को कहा जाता है ट्रांजैक्शन का होना। ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हमें चाहिए डाटा। डाटा आएगा डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट कब बनेगी? जब कोई एक्टिविटी होगी। जब कौन सी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी? होगी। ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व। कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर दो पार्टीज क्या हो? इन्वॉल्व। इन्वॉल्व है। उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब मसला ये है कि डेली बिजनेस में कई तरह की ट्रांजैक्शन होती है। जैसे आप जाते हैं एम्प्लॉय से सलाम करते हैं, क्या ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? दो पार्टीज हाँ इन्वॉल्व है कि बिल्कुल नहीं? है। बिल्कुल है, ये ट्रांजैक्शन है। जी। मैनेजर फोन करके बाहर से कोई एचआर वाला कोटेशन लेता है, या किसी से फोन करके पूछता है, हाँ जी सुनाओ आज स्टॉक आया कि नहीं है, वो बता के दैट्स इट। क्या ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं? है बिल्कुल है। सर। एम्प्लॉयज की अटेंडेंस मेंटेन होती है। एम्प्लॉयज आते हैं, बंदा जाता है, जी। अटेंडेंस लेता है, उनकी ट्रांजैक्शन है। लेकिन क्या इस जी। ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग होगी? नहीं। नहीं। सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग होगी? जिनके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। पैसा इन्वॉल्व होगा। शाबाश। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला काम क्या होना होता है? हमारे पास डाटा का आना होता है। और डाटा कहां से आता है? जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं। अब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, आपके ख्याल में क्या अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में हो रही है? नहीं। नहीं। ये तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में हो रही होंगी ना। सेल्स की सेल वाले में, परचेज की परचेज वाले में, मार्केटिंग की मार्केटिंग वाले में, एचआर की एचआर वाले में। ऐसी बात है। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? तो ऐसे तो ही फिर है। अकाउंटेंट के पास ये ट्रांजैक्शंस कैसे आएंगी? हर ट्रांजैक्शन के साथ क्या बनाई जाएगी? एक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। इसे क्या कहा जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। जो कि एविडेंस होता है इस चीज का कि क्या ये क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन हुई भी है कि नहीं। समझ आ गई बात? तो एज जी। अकाउंटेंट हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए होती है? सोर्स सोर्स डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। अगर तो सेल्स हो रही है तो सेल्स इनवॉइस बन रही होंगी, सोर्स डॉक्यूमेंट। परचेज हो रही है तो परचेज इनवॉइस बन रही होगी, सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर कोई चाय शाय मंगवाई है तो वाउचर्स बन रहे होंगे। अगर किसी को सैलरी दी है तो पे स्लिप बन रही होगी। ऐसी बात है। जी। अगर कहीं ट्रांजैक्शन किया बैंक के थ्रू तो बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। तो सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो अकाउंटेंट के पास एक्चुअली पैसा नहीं आता, हमारे पास सिर्फ सोर्स डॉक्यूमेंट आता है। तो अब आपके ख्याल में जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन आती है, फौरन सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट के पास आ जाती है? इस चीज को भूल जाए कि आजकल चीजें ऑनलाइन है, रियल टाइम है, आ जाती है। नहीं। आप अभी मैनुअल सिस्टम ही समझे। या जैसे ही ट्रांजैक्शन होगी, सेल्स डिपार्टमेंट में कोई चीज सेल की है, एक इनवाइस बनी है, वो फौरन सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर छोटे को भेजेगा, जा छोटे जल्दी से अकाउंटेंट को दे क्या। ऐसा होता है। ऐसे ही है सर। ऐसा ही होता है। आप कभी किसी बड़े शॉपिंग स्टोर में गए हैं? गए होंगे। जी। उम्मीद कर जी जी सकता हूँ। सर। वहां पे एक टाइम पे काउंटर में एट अ टाइम कितने लोग मौजूद होते हैं जो चीजें खरीद रहे होते हैं? 3-4 लोग होते हैं। 3-4 लोग तो कम से कम होते हैं। अगर आप बड़े स्टोर के अंदर चले जाएं तो वहां पे तो पंद्रह जी। पंद्रह बीस बीस भी होते हैं, और एट अ टाइम 10-10 काउंटर भी चल रहे होते हाँ जी। हैं। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही। तो एक ट्रांजेक्शन के बाद क्या आपने कभी देखा है वहां पे खड़े होके कि वो छोटे को भगाएं कि भाई ये स्लिप ले इनवॉइस और भाग अकाउंटेंट को दे क्या? नहीं नहीं। नहीं। तो होता क्या है कि बेसिकली अकाउंटेंट के पास, अभी भूल जाए रियल टाइम अकाउंटिंग को, भूल जाए वो। मैं बाद में उस पर आएंगे, वो आसान चीज है, वो समझ आ जाए। अभी मैनुअल कंसेप्ट को समझें, स्टेप्स को समझें। तो इंटीग्रेशन में जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि अभी इस चीज को आप इग्नोर कर दे। देखें, इंटीग्रेशन हम तब कहें जब हमें
देखिए ये जब इंटीग्रेशन वाले सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, तो आईटी वाले नहीं बनाते, मतलब आईटी वाले प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन आप ख्याल में क्या आईटी वालों को पता होता है कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन किन किन स्टेप से होके जाती है, कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होनी है, किस किस हेड के अंदर जानी है? नहीं, हमने उनको बताना होता है कि ये इस तरह आपने प्रोसेस फॉलो करना है, जो मैनुअल स्टेप होते हैं। तो हमें पहले मैनुअल स्टेप क्लियर होंगे तो ही हम आगे चल के आईटी या इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। इंटीग्रेशन हमने करनी कैसे है कि भाई जब इनवॉइस हो तो पहले किसके पास जाए, किसके अप्रूवल होगी, बाद में किसके पास जाए, रिकॉर्ड कब हो, कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड हो, ये मैनुअली हमें पता होगा तो हम किसी सॉफ्टवेयर को बता पाएंगे कि आप ऐसा करें। अभी तो आप भूल रहे हैं इस चीज को कि हमें ऑटोमेटिक कुछ पता है, हम मैनुअल करें। तो होता ये है कि जब इनवॉइसेस इकट्ठी हो जाती हैं, एक सारी इनवॉइसेस उठा के अकाउंटेंट की टेबल पे डालते हैं, सारी सोर्स डालो, और इस तरह सारा डिपार्टमेंट करते हैं, सारे डिपार्टमेंट इसी तरह करते हैं। तो शाम के टाइम पे आप अज्यूम करें आप बैठे और आपकी टेबल पे सारे डिपार्टमेंट्स आके अपनी सोर्स डॉक्यूमेंट फेंक के चले जाते हैं, तो आपके सामने क्या हुआ? ट्रांजैक्शन की सोर्स डॉक्यूमेंट का एक ढेर लगा। ऐसी बात है। तो कॉमन सेंस जी के साथ सोचें कि एज अकाउंटेंट आप पहला काम क्या करेंगे? उन सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ उसको पहला काम क्या करेंगे? उसको सेट करेंगे, मैनेज करें, हाँ, तरतीब देंगे उसको। क्या बात। उन्हें हम किसी तरह से तरतीब देंगे, या किसी कैटेगरी में बनाएंगे, या किसी हिसाब से उनकी सेग्रीगेशन करेंगे, ऐसी बात है, उनको कोई अरेंजमेंट देंगे। समझ आ गई? जी तो पहला काम क्या होता है बिजनेस के अंदर? ट्रांजैक्शन का होना, हो गई अकाउंटिंग के अंदर, सोर्स डॉक्यूमेंट बन गए। अब अगला काम क्या है कि आप अकाउंटेंट है, आपके सामने ढेर पड़ा है ट्रांजैक्शन का, आपने इनको क्या करना है? तरतीब देना है, अरेंज करना है। तो यहां से अकाउंटिंग का दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। समझ आ गई? अकाउंटिंग का सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। और इसके लिए जो अकाउंटिंग का वर्ड यूज होता है वो होता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। मैं पढ़ चुके हैं आप ये चीज, आपने कर ली होगी अगर मैनेजरियल लेवल पे। दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है क्या, कि अब हमने क्या करना है? उन सारी ट्रांजैक्शंस को किसी अरेंजमेंट में लेके आए, किसी तरतीब में लेके आए, किसी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना। तो यहाँ पे हमने अपनी जितनी भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं उनके अंदर इनको तरतीब में करके लिख देना। और किसी भी बिजनेस के अंदर, अब ये यूनिवर्सली एग्रीड बात है, स्टैंडर्ड है, किसी भी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन हो वो क्लासिफाई होती है 7 बुक्स के अंदर, या 7 कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में? 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज में। मतलब हम उन तमाम ट्रांजैक्शंस को अलहदा अलहदा करके तरतीब देके बुक के अंदर, एक रजिस्टर के अंदर लिखते हैं। उन रजिस्टर को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहा जाता है। और वो टोटल कितने हैं? 7। 7। अब वो कौन कौन से हैं मैं नाम लिखवा देता हूँ। नंबर 1, सेल्स डे। भाविश आपको पता है तो साथ साथ रिपीट करते हैं। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। उसके बाद आती है हमारी कैश बुक। उसके बाद आती है, नॉर्मली इसको एक भी कह देते हैं लेकिन हम इनको सबको अलहदा लिखेंगे, पैटी कैश बुक और जर्नल, जनरल जर्नल, या मेन जर्नल भी कहा जाता है। कितनी बुक्स है हमारी? कितने रजिस्टर है हमारे? 7। 7। शाबाश। इन 7 रजिस्टर के अंदर हमने सारी ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना होता है, और कोई दुनिया की ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जो इन 7 से बाहर चले।
ये अकाउंटेंट्स हैं। हम सोच सकते हैं इसके ऊपर कि ये 7 की जगह 8 भी तो हो सकती है, हमारा काम नहीं। हम अप्लाइड साइंसेस के लोग, हमारा काम स्टैंडर्ड बनाना नहीं है, हमारा काम क्या है, जो स्टैंडर्ड बन चुके हैं उनको अप्लाई कर, दैट्स, हम अप्लाइड साइंसेस के लोग होते हैं, अकाउंटेंट अप्लाइड साइंसेस में। तो सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक और मेन जर्नल, ये 7 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं अपनी पूरे दिन की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है मैक्सिमम। अब सेल्स डे बुक में क्या आता है, ऑल क्रेडिट सेल्स, पूरा दिन जो उधार के ऊपर जितनी भी हमने सेल्स की होती है उन सारियों को सिर्फ एक रजिस्टर में लिख देते हैं। किसके अंदर, क्या कहते हैं उसे, सेल्स डे बुक। शाबाश, ऑल क्रेडिट परचेज। सारे दिन में हमने जितनी भी उधार के ऊपर परचेज की होती है वो सारी उठा के किस बुक के अंदर डाल देते हैं, किस फाइल के अंदर, परचेज डे बुक के। बुक। सेम इसी तरह ऑल क्रेडिट सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शंस। अब सारे दिन में जो उधार सेल की है, कुछ सेल्स हमें वापस भी तो आई होंगी, लोग रिटर्न भी तो कर गए उधार वाले से, वो जो उधार वाली सेल्स हमें रिटर्न हुई है उठा के किस बुक में डाल देते हैं, सेल्स सेल्स रिटर्न रिटर्न डे। डे बुक। और वो तमाम ट्रांजैक्शन जो परचेज की रिटर्न की होती है क्रेडिट वाली, तो उठा के किधर डाल देते हैं, परचेज डे बुक में। परचेज रिटर्न डे बुक। जी। और पूरे दिन की जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा आया हो या गया हो, जैसे कैश की सेल हुई है, बिजली का बिल कैश में पे किया, किसी एम्प्लॉय को सैलरी कैश में दिया, कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है सिवाय छोटी छोटी ट्रांजैक्शन की, जैसे चाय मंगा ली, बिस्किट मंगा लिया, इंटरटेनमेंट वाली चीजें हो गई, बाकी सारी कैश की ट्रांजैक्शन किसके अंदर जाती हैं, उठा के हम किस फाइल में लगा कैश देंगे, ट्रांजैक्शन में। कैश बुक के अंदर। और इसी तरह छोटी छोटी जितनी भी हमारी ऑल पेटी कैश एक्सपेंसेस, मतलब चाय पानी बिस्किट छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, जो कैश में 2,000 3,000 5,000 के कर रहे होते हैं, 1,000 200 400 के हो रहे होते हैं, उन सारी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को उठा के एक अलग फाइल में डाल देते हैं। और वो फाइल कौन सी है, पेटी कैश। और उसके बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन बच जाती है जो इन सब में फिट नहीं होती, उसको हम उठा के डाल देते हैं मेन जर्नल के, ऑल अदर ट्रांजेक्शन। अच्छा, इधर में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ इन्वेंट्री, ये इधर भी ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ, ये ऑल सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शंस ऑफ, इसमें भी ऑफ इन्वेंट्री, बाकी ठीक है। तो अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या होता है, ट्रांजैक्शन। पहला स्टेप क्या है, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। दूसरा दूसरा स्टेप क्या है, बुक्स ऑफ प्राइमरी, इसके अंदर हमने लिखना था। कितनी बुक्स होती है टोटल, 7। 7। सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक और मेन जर्नल। और इनके अंदर क्या कुछ होता है हमने आगे लिख दिया, यहां तक क्लियर है। जी सर, ये उधार क्यों लिखना है? हाँ देखें, यहाँ पे आप जब शॉप पे जाते हैं, कोई चीज कैश में खरीदते हैं, क्या कभी दुकानदार ने आपका नाम पूछा है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं। ना, मतलब ठीक है, नहीं जानता तो इसका क्या मतलब, नाम ना पूछे, भाई आपके साथ वो सेल की ट्रांजैक्शन कर रहा है पूरी एक, भाई उसको जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप ट्रांजेक्शन है, खत्म हो गई। लेकिन यही कहीं जाके किसी दुकान वाले से आप उधार मांगेंगे, क्या वो बगैर नाम पूछे देगा, नहीं, कभी नहीं। नहीं, क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसने हिसाब रखना है कि भाई मैंने किस किस से पैसे लेने हैं। समझ आ गई बात,
जी तो जी सर। उधार वाली आपको सारी बुक्स अलहदा इसलिए मिलेगी क्योंकि हमने किस किस के पैसे देने हैं इसका हिसाब अलहदा नहीं रखना हमने, हाँ जी। बिल्कुल रखना है। किस किस से पैसे लेने हैं हिसाब अलहदा नहीं रखना इसका हमने, हाँ बिल्कुल जी, रखना। अलहदा रखना सर। तो इस वजह से क्रेडिट सेल परचेज की हमने सारी ट्रांजैक्शन अलहदा कर दी हैं, और कैश वालों के लिए एक ही बुक बना दी है, भाई ठीक है एक बार आए चीज खरीदी जाओ, किसी को क्या फर्क पड़ता है। वो आर यू, समझ आई? जी। और क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन? मैं आपका कोई क्वेश्चन, आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं इसे। चलो ठीक है, आज के लिए इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस से शुरू करेंगे चीज़ों को, इन कंसेप्ट के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें आप। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।